हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आती है तो उसके अंदर न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने कर लिए होंगे वो सारे, और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन उसको और भी डिस्कस कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और टॉपिक है हमारा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो न्यूमेरिकल नहीं बनता है इसके ऊपर, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है क्या, हिंदी में अगर बोले तो इसका मतलब होता है छलावा। छलावा, ठीक है। स्यूडो ऐसी चीज मतलब जो दिखती कुछ और है और वास्तव में होती कुछ और है, उसको बोला जाता है स्यूडो, है ना। झूठा भी कह सकते हैं, अपने झूठा भी कह सकते हैं, छलावा भी कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे एक बहुरूपिया होता है, बहुरूपिया जो है आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुरूपिया आते हैं, तो वो बहुरूपिये ने जैसे मान लेते हैं कि किसी देवी देवता का रूप बनाया हुआ है, तो वो दिखने में तो वो अब देवी देवता के रूप में अपने को दिखेगा, लेकिन वो वास्तव में क्या है, वास्तव में तो कोई और है ना वो। तो मतलब ये हुआ कि स्यूडो का मतलब ये हुआ कि होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम रिएक्शन की बात करें, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की, तो ये ऐसी रिएक्शन है जो देखने में अलग प्रकार की लगती हैं लेकिन होती अलग है। एग्जांपल देखिए, मैं अभी आपको पहले एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद में मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। देखिए क्या है डेफिनेशन। जैसे यहां पर ये फार्मूला है एस्टर का, और एस्टर का मैंने क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस कराया। हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये एस्टर जो है वो क्या होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड और C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इन दो चीजों में टूट जाएगा। ठीक, इन दो चीजों में जब ये टूटा तो ये मतलब इसका डिसोसिएशन हो गया, वी कैन से। अब जब हम इसके रेट की बात करेंगे, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड होती है, जब आप रेट की बात करेंगे तो रेट आपको लिखना आता है, ये K रेट इज इक्वल टू K होता है CH3COO C2H5 एंड यहां लिख देते हैं H2, ऐसे लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इस रिएक्शन की जो ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो जैसा कि आपने सीख लिया कि ऑर्डर इसको देखकर नहीं बताया जा सकता। चलो मैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पूछता हूं, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी ना भाई। एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया और एक ये हो गया, दैट मींस मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। यहां चलो साइड में लिख देते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हो जाएगी 2। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका है 1, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुई बात। तो मतलब ये हुआ कि ऑर्डर क्या हुआ, 1 हुआ। जैसे हमने कुछ रिएक्शंस पहले पढ़ी थी, देखो, जिनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ना सेम ही होती है दोनों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है, वो तो एक जस्ट हम मान सकते हैं कि संयोग है उनके अंदर, ऐसा होता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को आप देखोगे तो इसमें देखो मॉलिक्यूलरिटी अलग है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग है। रिएक्शन दिखने में तो सेकंड ऑर्डर की लग रही है बिकॉज 2 मॉलिक्यूल हैं इसमें, लेकिन है वास्तव में कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में सभी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सभी का मतलब कि इसमें एस्टर भी है और वाटर भी है, दोनों पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर इसका मतलब वाटर पे नहीं कर रहा ना, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक
ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। बात क्लियर हुई। डेफिनेशन जो है उसको नोट कर लेना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगी वो। ठीक, एग्जांपल आपको ये याद रखना है। और एक एग्जांपल मैं आपको इसमें और बताता हूं, C12H22O11 प्लस H2O, ये भी अपने इसको जानते हैं, है ना, सुक्रोज का फार्मूला है ये, सुक्रोज। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो सभी को ही पता है किसमें बदलेगा, ये ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज है ये और ये क्या है, फ्रक्टोज है। अब अगर अपन इसकी रेट की बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K, और K में होगा C12H22O11 एंड H2O। अब इस रिएक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो है मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना। लेकिन वास्तव में अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर इसका 1 है ना। वाटर में भी, इसमें भी वाटर के ऊपर ये मॉलिक्यूल, इसका जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों क्या हुए, डिफरेंट हुए। इस वजह से ये रिएक्शन क्या होगी, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कोलिजन थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, तो आइए अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, देखिए कोलिजन थ्योरी जो है, जो साइंटिस्ट थे मैक्स ट्राउस और एक था विलियम लुइस, इन दोनों ने जो है कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया था। अब कोलिजन थ्योरी क्या है, बेसिकली जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है ना, तो आपको पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वो बनते कैसे हैं। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्टेंट हैं उसके जो मॉलिक्यूल होंगे ना, वो आपस में जाके क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, आपस में जाके टकराएंगे। आफ्टर द कोलिजन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। बट इसके अंदर एक चीज ये ध्यान रखनी कि भी जितने भी मॉलिक्यूल हैं अगर वो टकरा रहे हैं आपस में, तो सभी की जो सारी टकरें होंगी उन सभी से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो फिर किस किस से बनेगा, ये अपने को कोलिजन थ्योरी में पढ़ना है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी को हिंदी में टक्कर थ्योरी कहा जाता है। टक्कर, टक्कर मतलब टक्कर होती है, तो ऐसे करके अपने को कोलिजन के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। तो मैक्स ट्राउस और विलियम लुइस ने कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया था। क्या था कांसेप्ट, क्या था कि आपस में रिएक्टेंट जो है वो टकराते हैं और टकराने के बाद में उनसे प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें जो है, कुछ टर्म्स यूज होंगी। उन टर्म्स के अंदर एक आपको याद रखनी है जिसको भी हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का नाम आया तो इसका मतलब 1 सेकंड इसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो देखो नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट वॉल्यूम इन यूनिट वॉल्यूम, इन की जगह यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड लिख देते हैं, पर सेकंड is called collision frequency। collision frequency कहते हैं उसको, मतलब 1 सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में होने वाली कोलिजन्स को, नंबर ऑफ कोलिजन मतलब टक्करों की संख्या को, ठीक है, क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बात क्लियर हुई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड, ठीक। कैसे लिखा जाता है, मान लिया एक रिएक्शन है AB आपस में टकराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और इसके लिए अगर हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखनी है
वेट इज इक्वल टू जेड ए बी माइनस सॉरी ए बी जेड ए बी, ठीक है। ए और बी की कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, जेड ए बी होगी, और यहां लिख देते हैं ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। जेड यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द ए बी है, ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जो है वो रेट कांस्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर है। क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखनी है। ये पूरी टर्म है, ये एक्चुअल में ये वाली जो टर्म है ना, e की पावर e ए माइनस आर टी, ई ए अपॉन आर टी, तो ये पूरी टर्म है। एक्चुअल में ये फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है जिन जिन के बीच में टकरें हुई हैं। ओके, जेड ए बी ये तो हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में होने वाली, एक यूनिट वॉल्यूम में होने वाली टकरें, तो ये तो वो हुआ। एंड दिस इज ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी जो है ना, ये वाला है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच आर कोलाइड बिटवीन देमसेल्व्स, ठीक है। तो आपस में जो टकराते हैं वो मॉलिक्यूल हैं ये लोग। क्लियर हुई? चलो, कोलिजन थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं होती है, ये जस्ट एक टर्म बताई है मैंने आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोलिजन थ्योरी जो है उसमें जब टकरें होती हैं, जब आपस में रिएक्टेंट टकराते हैं तो वो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनने की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है। इसमें ना कुछ बैरियर आते हैं, कुछ बैरियर आते हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ बैरियर को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, और वो बैरियर कौन से हैं ये भी अपने को इसी थ्योरी में पढ़ना है। तो देखो भैया बैरियर कौन कौन से हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, ए बी मान लिया, ए बी जो है वो मिलकर ए बी बना देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनके बीच में जो आने वाले बैरियर है, बैरियर इन बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो बैरियर आते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, टू बैरियर शुड बी टू पास, ठीक है। दो बैरियर पास करने पड़ेंगे, कौन कौन से। फर्स्ट है जिसका नाम है एनर्जी बैरियर, फर्स्ट एनर्जी बैरियर होता है, और सेकंड जो होगा उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। ओरिएंटेशन बैरियर मतलब दो बैरियर कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये पूरा का पूरा कोलिजन थ्योरी नहीं चल रहा है, तो जब वो आपस में टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, तो दो बैरियर आएंगे, और वो दो बैरियर कौन कौन से होंगे, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। इनमें से एक मैं आज आपको आज के वीडियो में ही बता देता हूं कि एनर्जी बैरियर कौन सा होता है। चलो देखो, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी विल बी एक्सप्लेन दिस एनर्जी बैरियर। देखो, यहां पर एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये एनर्जी है, और चलो इसको अपन टाइम मान लेते हैं, रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जाएगी। ये ग्राफ जब हम बनाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये ग्राफ, ऐसे करके, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे बनेगा ग्राफ। यहां पर मैंने लिखा रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, और जो ये लोग हैं वो है प्रोडक्ट। मतलब इस जगह पर यहां पर तो क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा, और यहां पर कौन है, रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए इसको ना ये वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखो, ये इतना बड़ा जो मतलब पहाड़ है ना इसके सामने, इस पहाड़ को पार करना पड़ेगा। ये पहाड़ ही बैरियर है एक्चुअल में इसके अंदर, और ये पहाड़ है किस चीज का बना हुआ, एनर्जी का बना हुआ। ये एनर्जी बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये रिएक्टेंट जो है किसमें बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। बात क्लियर हुई? अब ये है क्या चीज, तो देखो एक्चुअल में तो ये एनर्जी है, इस तरह एरो ऊपर की ओर जा रहा है, तो बेसिकली है तो ये एनर्जी। तो यहां पर जो ये वाली एनर्जी है ना, इस एनर्जी की वैल्यू को देखो, ये मॉलिक्यूल के बिल्कुल लेवल में है यहां पर, तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं जनरल एनर्जी ऑफ
भाई कोई भी एटम है ना, उसकी जनरल एनर्जी है या एवरेज एनर्जी बोल देते हैं इसको, ये होती ही है हर एक एटम के अंदर। लेकिन सारे एटम जो है वो प्रोडक्ट में नहीं बदलते। जिन जिन एटम के पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, ये वाली है ना, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही हमने नाम दिया एक्टिवेशन एनर्जी। ओके। और ये जनरल एनर्जी या एवरेज एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, जो टोटल वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, बैरियर का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इतनी एनर्जी तो हर एक मॉलिक्यूल के पास है, लेकिन अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है तो फिर इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। बात क्लियर हुई? इसी को ही हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। मतलब ये हुआ रिएक्टेंट सीधा यहां नहीं पहुंचेगा, प्रोडक्ट बनने के नहीं बनेगा, उसको ये वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद में ये, तो इस बैरियर को हमने एक्टिवेशन एनर्जी नाम दे दिया। ठीक है भाई, इस ग्राफ को मैं और एक्सप्लेन करूंगा आगे, फिर आएगा ये टॉपिक, वहां पढ़ेंगे। एनर्जी बैरियर को हम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये वाला जो है, ये मान लेते हैं U, मतलब ये तुम लोग हो यहाँ पर, ये ठीक है, जो जो भी वीडियो को देख रहे हैं ना, खुद को यहाँ पे इमेजिन करो यहाँ पर। और अगर आपके पास मैथ है तो आप लोग इंजीनियर बनोगे, और अगर आपके पास बायो है तो तुम डॉक्टर बनोगे। तो प्रोडक्ट की जगह हमने इंजीनियर या डॉक्टर लिख दिया इधर। ठीक है, ये जो बैरियर है ना यहाँ पर, ये बैरियर है एक्चुअल में IIT का और नीट का, ये बैरियर है। ठीक, अब देखो ये तुम लोग हो, ये यहाँ पर ये एनर्जी है जनरल एनर्जी, यानी कि 12th तो सारे पास होंगे, इतनी एनर्जी सबके पास है 12th पास होने की। ठीक है, 12th सारे पास होंगे, लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर कौन बनेगा? जो इस लेवल को क्रॉस करेगा, और ये लेवल कौन सा है? IIT और नीट का। इसको क्रॉस करे बगैर आप यहां नहीं पहुंच सकते, तो ये एक बैरियर बीच में खड़ा है। जिन जिन बच्चों के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो तो इसको पास कर जाएंगे, जिनके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, सारे क्रॉस करेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये एनर्जी बैरियर का कांसेप्ट। अब इसमें एक सेकंड की चीज और समझ लो कि अगर हम इसमें जो है कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, तो कैटलिस्ट का मेन वर्क इसमें क्या होता है? तो कैटलिस्ट क्या करते हैं ना, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी अगर बाई चांस, तो रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये जो पहाड़ी है वो छोटी हो जाएगी, आसानी से पार हो जाएगी, तो इसका मतलब रेट तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी कारण से इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि ऐसा हमने नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो फिर ये क्या होगा? रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है भाई, तो ये एनर्जी बैरियर का कांसेप्ट आपको याद रखना है, ग्राफ को ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में। कल मैं आपको ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है, और ये वाला जो ग्राफ है इसको हम आगे फिर एक टॉपिक आएगा उसमें दोबारा डिस्कस करेंगे।